Hi students, good morning, welcome back. Today we will discuss the next topic associated with the female reproductive system, that is the fallopian tubes. So far we have discussed the structure of ovaries and process of follicle formation, that is follicinogenesis, from primordial follicles up to the mature Graafian follicle. ठीक है. At the end of this session, एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक वी आर एबल टू आंसर, कुछ क्वेश्चनों के आंसर हम दे पाएंगे. उनमें से एक क्वेश्चन ये रहेगा कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको क्यों इंट्रोड्यूस किया जाता है. एक क्वेश्चन ये रहेगा. दूसरा, क्या फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फेलोपियंस में कुछ ऐसा है जो मेल स्पर्म को बात करवाता है या उनकी सफाई करता है या उनको मैच्योर करता है. तीसरा, क्या प्रेगनेंसी जो है, जो हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, जब जाइगोट आके अटैच होता है इस पार्ट यूट्रस में, क्या इसके अलावा फेलोपियन ट्यूब्स में भी वो जो है अटैच हो सकता है. अगर अटैच होता है तो क्या फीमेल को कोई रिस्क है या होने वाले बच्चे को कोई रिस्क है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. दैट इज द वीडियो एसोसिएटेड विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पेशली द फेलोपियन ट्यूब्स. सो फेलोपियन ट्यूब्स क्या हैं. फेलोपियन ट्यूब्स, अ वर्ड जो है फेलोपियन, इसको गैब्रियल जो है फेलोपियो ने दिया था, जो कि एक कैथोलिक प्रीस्ट थे. उन्होंने इसका नाम दिया था, इसलिए एनाटॉमिस्ट थे बेसिकली वो. उसके अलावा इनको हम ओविडक्ट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये ओवा की ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, ओवा की मूवमेंट करते हैं, ओवरी से ओवा कैच करके जो है इस एरिया तक पहुंचाते हैं. बताते हैं आगे उसमें क्या होता है. ठीक है. इसी तरह इसको हम यूटेराइन ट्यूब्स बोलते हैं, इनको हम सैल्पिंग्स भी बोलते हैं. ठीक है. इंडिविजुअल को हम सैल्पिंग्स बोलेंगे और सैल्पिंग्स जो है वो प्लूरल है. सो फैलोपियन ट्यूब्स क्या है. फैलोपियन ट्यूब्स अगर आप देख पा रहे हो, यहां से यहां तक का स्ट्रक्चर, ये फैलोपियन ट्यूब्स हैं. दिस आर मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो फैलोपियन ट्यूब्स हैं. दीज आर नियर अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर जो है ये लॉन्ग है. अभी मैं देखता हूं इनकी पोजीशनिंग बताते हैं आपको. 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है और तकरीबन 1 to 2 सेंटीमीटर जो है ये वाइड है, इसका डायामीटर जो है. ठीक है. 1 से 2 सेंटीमीटर, 0.5 से 1 से 2 सेंटीमीटर तक ये जो वाइड है, और ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब्स. तो फैलोपियन ट्यूब्स को ये मैंने ड्रा करने की कोशिश की है कि ये वाला सेक्शन राइट साइड वाला, इसमें बिल्कुल भी जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं दिखाया गया है. इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है. इसको काट के हिस्टोलॉजिकली दिखाया गया है. ये मॉर्फोलॉजिकली बाहर से ही दिख रहा है. ये पूरा पार्ट जिसपे मैं हाथ घुमा रहा हूं, ये सारे का सारा यूटरस है. ठीक है. यहां से यहां, और नीचे जो है वजीना कहीं है. तो ये यूटरस का पार्ट है. ये यहां तक फंडक देखिए, फिर बॉडी, इसको बाद में डिस्कस करेंगे. सो यहीं से जो स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हो रहा है, जिसको आप देख पा रहे होंगे, मैं जहां ये घुमा रहा हूं अपना हाथ पूरा, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है, जो वेरिंग डायमीटर का है, जो यहां आके एंड अप होता है, इसको हम बोल रहे हैं फैलोपियन ट्यूब्स. यहां भी स्ट्रक्चर को जो है एनाटॉमिकली अंदर काट के सेक्शन दिखाया गया है. ये देखिएगा, ये यहां तक जाने वाला स्ट्रक्चर. ठीक है. अगर ओवरऑल हम बात कर लें, एक बार पूरे रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे फिर आ जाते हैं. ये पूरी सेक्शन जिसको मैं बात कर रहा था, जहां पे यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब्स हैं, यहां ब्रॉड लिगामेंट्स की बात की थी हमने. ये ब्रॉड लिगामेंट्स ये हैं जो रेड में पूरे का पूरा कवर किया हुआ है. इस तरफ भी कवर किया हुआ है. तो ये बीच वाला पार्ट जो है, यहां जो मैं हाथ घुमा रहा हूं, ये पूरे का पूरा जो है ये यूट्रस है. ठीक है. और यहां से फैलोपियन ट्यूब्स हैं. तो ये ब्रॉड लिगामेंट है जिसने होल्ड करा हुआ था यूट्रस को. आपने ओवरीज के स्ट्रक्चर में भी पढ़ा, उसको भी होल्ड किया हुआ था. तो ओवरीज को भी होल्ड करने के लिए ओवेरियन लिगामेंट, ये ग्रीन कलर में आप देख रहे होंगे, और ये पूरे का पूरा जो है ये लेफ्ट ओवरी शो की हुई है. और इसके अलावा यहां से ऊपर से आते हुए सस्पेंसरी लिगामेंट मैंने पढ़ाया था आपको, जो यूट्रस के पेल्विक कैविटी के साथ जो है, पेल्विक रीजन के साथ इसको जोड़ते हैं. सो ये ओवरऑल अगर हम एक्सटर्नल व्यू देखें तो ये कहीं इस तरह का जो है आपको दिखेगा. ओवरीज दिखेंगी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कहीं इस तरह का आपको दिखेगा. ठीक है. तो अब हम बात करते हैं कि ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, 1 से 2 सेंटीमीटर वाइड ट्यूब है. अब इसमें जो और इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये कहां से कहां तक है. ठीक है. ये पार्ट शुरू होता है कहां से, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब्स बोल रहे हैं, ये यूटेरस से शुरू होता है, और ये जाके एंड अप कहां होता है, ओवरीज के साथ. याद रखिएगा, ओवरीज के साथ अटैच्ड नहीं है ये, ओवरीज की तरफ जाके पेल्विक कैविटी में एंड अप होता है ये पार्ट. ठीक है. तो एक एंड इसका यूट्रस के साथ अटैच है, दूसरा एंड जो है वो फ्री एंड जो है वो, उसमें आगे हम पढ़ेंगे फिंगर लाइक जो सेक्शंस हैं वो क्या है, वो ओवरीज की तरफ जाके जो है वो खुलते हैं. सो
अब हम बात कर लें इसकी हिस्टोलॉजी की, कि अगर हिस्टोलॉजिकली अगर हम देखें तो क्या ये फैलोपियन ट्यूब्स जो हैं अंदर से किस तरह की दिखेंगी। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब्स में हमने देख लिया एक हाइट उसका इधर अटैच है और ब्रॉड लिगामेंट और यूट्रल लिगामेंट के साथ जो है अटैचमेंट है इसकी। फिर देख लीजिएगा यहाँ पे ब्रॉड लिगामेंट है जिसने इसको साथ में अटैच किया हुआ है। ठीक है, ओवरियन लिगामेंट तो ओवरीज के साथ है। अब अगर इस पूरे पार्ट की मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, थोड़ा सा डायग्राम बना दूंगा आपके लिए। तो अगर हम हिस्टोलॉजिकली मतलब कि अंदर से इंटरनल सेक्शन काट के देखें कि फैलोपियन ट्यूब जो इसको हम ट्यूब कह रहे हैं वेरिंग डायमीटर की, उसमें इंटरनली हिस्टोलॉजिकली क्या क्या है, किस तरह की लेयर से, ये क्यों पढ़ा रहा हूं क्योंकि इससे एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं इसको यहां से मिटा के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं सेक्शन काटता हूं, मान लीजिए ये हमने एक सेक्शन काट दिया किसका, फैलोपियन ट्यूब्स का। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब्स की जो सबसे बाहर वाली प्रोटेक्टिव लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिरोसा। सिरोसा बेसिकली क्या है, ये पेरिटोनियम से बनी हुई लेयर है, जो सीरस लेयर है पेरिटोनियम, जो एब्डोमिनल कैविटी पूरी को कवर किए हुए है, या यूं कह सकते हैं आप सिलोम को कवर किए हुए है। सिलोम क्या होती है, अ फ्लूइड फिल्डेड कैविटी बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल टू दैट ऑफ बॉडी वॉल। उस पूरी की पूरी बॉडी वॉल को जो इंटरनल ये बॉडी वॉल कैविटी है उसको ये पेरिटोनियम जो है, ये सीरस मेम्ब्रेनस लेयर कवर करती है, सारी की सारी इंटरनल ऑर्गन्स को भी होल्ड करती है। तो पेरिटोनियम ने बाहर से इसको होल्ड करा हुआ है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है। सिरोसा के बाद इसमें अंदर आ जाती है दो लेयर्स और। ये क्यों पढ़ा रहा हूं, बहुत जरूरी है। ये दो लेयर्स जो और आ रही हैं, ये दो लेयर्स हैं, मस्कुलर लेयर में दो लेयर्स हैं फर्दर। एक लेयर है इस तरह से स्मूथ मसल्स की लेयर है ये। बाहर वाली लेयर जो है बच्चे वो है लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स की। कौन से, लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स की ये थिन लेयर है, और उसके अंदर है थिक सर्कुलर मसल्स की, स्मूथ मसल्स की लेयर। ये क्या कर रही हैं, ये मस्कुलैरिटी प्रोवाइड करती हैं, ये पेरिस्टालसिस करवाती हैं, क्योंकि एग यहां से रिलीज होगा ओवरी से, उसको फैलोपियन ट्यूब्स कैच करेंगे और इस अंडे को यहां से चल के यहां पर्टिकुलर एरिया में आके फर्टिलाइज होके फिर यहां से उसको चलते हुए सीधा यहां आके अटैच होना है जाइगोट बनने के बाद। ठीक है, तो उसकी वो मूवमेंट कौन करवाएगा, वन ऑफ द फैक्टर इज, आगे भी डिस्कस करेंगे और क्या चीजें हैं, वन ऑफ द फैक्टर इज दीज स्मूथ मसल्स। तो लॉन्गिट्यूडनल बाहर की तरफ और सर्कुलर मसल्स अंदर की तरफ। ये थी दूसरी लेयर, दैट इज मस्कुलरिस। मैंने कह दिया आउटर और इनर। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर तीसरी, दैट इज म्यूकोसा, जो अंदर की लेयर है। सबसे अंदर वाली लेयर जो है वो म्यूकोसा है। मान लीजिए ये म्यूकोसा है अंदर की लेयर। ठीक है, बताने के लिए कह रहा हूं सिर्फ। इस म्यूकोसल लेयर की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम हिस्टोलॉजिकली देखें तो इसमें कॉलमुनर एपिथेलियम सेल्स हैं। कॉलमुनर मतलब क्या हुआ, कॉलम्स की तरह, पिलर्स की तरह कॉलमुनर एपिथेलियम सेल्स हैं। और इसके अलावा दूसरी चीज क्या है, लैमिना प्रोप्रिया है, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, जो हाईली वेस्कुलर है। ठीक है, तो इसमें एक है कॉलमुनर एपिथेलियम की लेयर, जिसमें आगे सेल्स आ जाते हैं सिलिएटेड कॉलमुनर एपिथेलियम। ये रहा कॉलमुनर, कॉलम्स की तरह, और इनके ऊपर सिलिएटेड, सिलिया वाले सेल्स, जिनको हम बोल रहे हैं सिलिएटेड कॉलमुनर एपिथेलियम सेल्स। तो ये सेल्स क्या काम करते हैं भाई, ये सेल्स क्या करते हैं, ये एक तरह की कन्वेयर बेल्ट बनाते हैं, जिसके ऊपर से ओवम, क्योंकि ओवम तो किसी तरह का कोई लोकोमोटरी ऑर्गन रखता नहीं है स्पर्म की तरह, ना तो उसमें कोई टेल है ना कुछ, तो उसको यहां से चलने के बाद, यहां कैच करने के बाद, यहां से मूव करवा के यहां तक पहुंचाने के लिए कोई स्ट्रक्चर चाहिए। एक तो स्ट्रक्चर था ये मसल्स, और दूसरे स्ट्रक्चर्स क्या हैं, वो सिलिया, जो इसको फर्दर आगे की तरफ मूव करवाएंगे। तो इसलिए सिलिएटेड कॉलमुनर एपिथेलियम सिंपल सेल्स जो हैं वो यहां पे मौजूद हैं। एक
नॉन सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स भी हैं भाई, इन सेल्स को हम पेग सेल्स भी बोलते हैं। इन सेल्स की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये सेल्स क्या करते हैं, ये कुछ सिक्रीशन करते हैं, ये कुछ सिक्रीट करते हैं, और इनकी सिक्रीशन बहुत बड़े मायने रखती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि क्या फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फैलोपियन ट्यूब्स में स्पर्म को कहीं वॉश नहलाया धुलाया जाता है, क्या उनकी साफ सफाई की जाती है, तो उसका जवाब यहां मिलेगा। इसकी सिक्रीशन में क्या है, ये जो इसकी सिक्रीशन में सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, क्लोरीन जैसे आयंस जो हैं वो रिलीज होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ प्रोटीन्स, बाइकार्बोनेट्स और ग्लूकोज रिलीज होता है। ये क्या करते हैं, ये डिजाइन हुए हैं बेसिकली ओवम को फर्निश करने के लिए, नॉरिश करने के लिए। ओवम यहां से चल रहा है, यहां पहुंचते पहुंचते उसको जो यहां से चल रहा है, यहां पहुंचते पहुंचते उसको जो पाथ फॉलो करना है, वो अगर तो इम्प्लांटेशन होनी है तो यहां 6-7 दिन लग जाते हैं वहां से यहां पहुंचने में, ठीक है। उस टाइम पीरियड में अगर फर्टिलाइज है, अगर नहीं फर्टिलाइज है, तब भी तैयारी पूरी की जाती है कि ओवम वहां से निकल रहा है, उसके लिए रास्ते में वो मटेरियल नॉरिशमेंट के लिए जो है वो प्रॉपर रखा जाए, ताकि वो ओवम जो है अपने डेस्टिन्ड एरिया पे पहुंच सके, ठीक है। तो अगर तो फर्टिलाइजेशन नहीं है, गुड, तो यहाँ आगे इम्प्लांट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा तो वही अनफर्टिलाइज जो है ओवम जो है वो यहां से रिमूव हो जाएगा विद सर्टेन लेयर्स ऑफ दिस एंडोमेट्रियम, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे उसको। तो नॉन सिलिएटेड पेग सेल्स जो हैं ये सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें यहां पे स्पर्म्स को नॉरिश किया जाता है इनके थ्रू, इन सेल्स की सिक्रीशन के थ्रू, और इनके इसके अलावा एक तो ओवम को नॉरिश किया जाएगा, अगर स्पर्म आता है तो स्पर्म को भी यहां पे उसकी मैच्योरेशन जो है वो यहां होती है। वो क्या करते हैं, यहां पे ये जो कंटेंट है वो स्पर्म की जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के ऊपर जितने भी ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं और जो इंप्योरिटीज अटैच हैं उन सबको वॉश अवे करने का काम यही सिक्रीशन की वजह से होता है। उस प्रोसेस को जहां पे स्पर्म फिजियोलॉजिकली यहां मैच्योर होगा फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, दैट वेरी प्रोसेस इज नोन एज कैपेसिटेशन, CAPACATITION, कैपेसिटेशन, CAPACATION, कैपेसिटेशन। तो इस तरह से ये एपिथेलियम सेल कॉलमनर और नॉन कॉलमनर दोनों एक पर्टिकुलर रोल जो है वो प्ले करते हैं। ये नॉरिशमेंट एज वेल एज कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, मेल स्पर्म में भी हेल्प करते हैं। तो हिस्टोलॉजिकली ये 3 एरियाज हैं, 3 सेक्शंस हैं। हाँ, यहां याद रखिएगा, यहां पे इस पूरे के पूरे ये इंटरनल सेक्शन है, यहां पैपिले जैसा अंदर स्ट्रक्चर है, प्लीके जैसा स्ट्रक्चर है, ताकि इसको जो है वो मूव करवाया जाए। मैं यहां एक डायग्राम ऐड करके आपको बता दूं कि ये जो मैं बात कह रहा था, ये सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड, वो किस तरह से देखने में कैसे नजर आएंगे। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें, अगर देख पा रहे हैं तो ये देखिए, सिलिया 2 तरह के सेल्स हैं, सिलिया और सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स, येलो कलर के देख पा रहे होंगे आप, और दूसरे नॉन सिलिएटेड पेग सेल्स विद माइक्रोविलाई, ये सेंटर में जो हैं, ये देखिएगा ग्रे कलर के जो दिख रहे हैं। तो ये 2 तरह के सेल्स ऐसे बीच में दिखते हैं जिनको हम सिलिएटेड कह रहे हैं। आई होप कि आपको दिखा हो। तो दूसरा ये था पूरे का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, जो ड्रा करने की मैंने कोशिश करी थी कि इसकी सेक्शन काट के बताई हुई है। इस तरफ ये देखिएगा फैलोपियन ट्यूब्स, और इस तरफ पूरे का पूरा एज सच इसको रखा गया है, ठीक है, ब्रॉड लिगामेंट्स वगैरह सारा कुछ। आई होप आपको दिखा हो। दुआ करता हूं कि वीडियो में कहीं यह आया हुआ होना चाहिए। सो नेक्स्ट जो है इसमें हम पार्ट डिस्कस करने वाले हैं कि अब हमने पढ़ लिया हिस्टोलॉजिकली क्या है, दिखता कहां है कहां पे। अब क्या पार्ट्स हैं इसके, इस पूरे इस फैलोपियन ट्यूब्स को हम क्या किसी हिस्से में डिवाइड करते हैं, तो आंसर है जी हाँ। इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा हिस्सा है इसका, कौन कौन से पार्ट हैं? फर्स्ट वन इज इनफंडिब्यूलम, सेकंड वन इज एम्पुला, ठीक है। इसके बाद तीसरा होता है इसमें इस्थमस, ISTHMUS, और चौथा रहता है यूटेरिन पार्ट और इंट्राम्यूलर पार्ट भी बोलते हैं उसको, इंटरस्टिशियल पार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं
लिखना क्या, चलिए मैं बता ही देता हूं आपको। ये देखिए, ये रहा इनफंडिब्यूलम पहले नंबर पे, ये पार्ट पूरा, ये जितनी आप ये फिंगर लाइक प्रोसेस देख रहे हैं, मतलब आप इसको एक फैलोपियन ट्यूब्स को मेरी आर्म की तरह इमेजिन कर लीजिए, और मेरी इस बॉडी को जो है वो आप क्या इमेजिन कर लीजिएगा, इसको आप यूट्रस इमेजिन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां मेरी गर्दन है, इस पार्ट को आप फंडस पार्ट देख लीजिए और इसको बॉडी कंसिडर कर लीजिए। तो यहीं से ओरिजिनेट हुआ है क्या, दैट इज फैलोपियन ट्यूब, जो मेरी बाजू की तरह है, मेरी आर्म की तरह है। तो जो स्टार्टिंग का पार्ट यूट्रस से यहां निकला है बाहर, यूट्रस से बाहर आ रहा है, इस पार्ट को जो यूट्रस से बाहर की तरफ फैलोपियन ट्यूब का पहला पार्ट है, इसको हम बोल रहे हैं क्या पार्ट, यूटेराइन पार्ट, ठीक है। यूटेराइन पार्ट और इंट्राम्यूलर पार्ट, ये वाला, ये देखिए यूटेराइन पार्ट, ठीक है। ये तकरीबन 1 सेंटीमीटर के करीब है, ठीक है। इससे आगे बिल्कुल स्ट्रेट पार्ट रहता है, बिल्कुल स्ट्रेट एक नेक्स्ट पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस, ISTHMUS। दो, उसके आगे एक पार्ट है जो थोड़ा सा फैला हुआ है, सबसे लंबा पार्ट है और सबसे चौड़ा पार्ट है, किसका, फैलोपियन ट्यूब्स का, इसको हम एम्पुला बोल रहे हैं, ठीक है। और तीसरा पार्ट ये इस तरह से है मेरे हाथ की तरह, ऐसे ही जो एक फनल की तरह स्ट्रक्चर बना रहा है, और उसके आगे इस तरह की प्रोजेक्शंस हैं, इन प्रोजेक्शंस को हम फाइम्ब्रे बोल रहे हैं। उनमें से एक बहुत लंबी होती है, मैं उसमें बाद में बात करता हूं, ठीक है। तो ये इस तरह से फाइम्ब्रे बनते हैं, और इस फाइम्ब्रे के बीच में यहां पे एक होल है, इस होल को हम ऑस्टिया बोलते हैं, OSTIA, ऑस्टिया, OS भी बोलते हैं। ये क्या करता है, जब ओवरी से एग रिलीज हुआ है, मान लीजिए ये एग ओवरी से रिलीज हुआ है पेल्विक कैविटी में, तो ये इसको यहां से अंदर जो है वो लेके जाता है ओवम को, और यहां से फिर उसको अगर फर्टिलाइज होता है, इस पार्ट में बताता हूं कहां होता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज उसको जो है वो एक्सपेल्ड आउट कर देगा। तो चलिए हम बात करते हैं पहला पार्ट, दैट इज यूटेरिन पार्ट। दिस पार्ट इज एसोसिएटेड विद द यूटरस। ये जो यूटेराइन पार्ट है ये इसके साथ एसोसिएटेड है। ये तकरीबन 1 सेंटीमीटर का पार्ट है, मैं यहीं पे डिस्कस कर लेता हूं। 0.7 मिलीमीटर जो है ये वाइड है, अंदर से चौड़ा है। इस्थमस पार्ट मैंने कहा बिल्कुल स्ट्रेट पार्ट जो है, इसको इस्थमस कहा। ये तकरीबन 2 से 3 सेंटीमीटर जो है ये पार्ट सीधा पार्ट आता है, और इस 2 से 3 सेंटीमीटर पार्ट का अगर हम बात करें, 1.5 मिलीमीटर जो है अंदर से ये वाइड है, ठीक है। ये पार्ट किस किस के बीच में है, यूटेराइन पार्ट तो रहा जो यूट्रस से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका दूसरा नाम हमने कहा इंट्राम्यूलर पार्ट और इंटरस्टिशियल पार्ट, ठीक है। ये यूट्रस से शुरू हुआ है, ये इस्थमस बिल्कुल स्ट्रेट पार्ट है, ये यूटेराइन पार्ट, और नेक्स्ट एम्पुला पार्ट के बीच में पार्ट है, ठीक है। तीसरा पार्ट जो सबसे बड़ा और चौड़ा पार्ट है, दैट इज नोन एज द एम्पुला। एम्पुला पार्ट जो है ये तकरीबन आपका 5 सेंटीमीटर तक हो सकता है, 5 सेंटीमीटर तक पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है, और ये तकरीबन 2 से 3 सेंटीमीटर वाइड है, इसका डायमीटर बड़ा है। और लास्ट का पार्ट जो जाके मैंने कहा इस तरह की पूरी सेक्शन बनाता है, इसमें क्या है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये फाइम्ब्रे थे, ये पूरा जो है इनफंडिबुलम फन्नल बनाता है, इस तरह से फन्नल बनाता है जिसमें ये फाइम्ब्रे हैं, और फाइम्ब्रे के बिल्कुल सेंटर में एक खाली मतलब बीच में होल रहता है जिसको ऑस्टिया कहते हैं, जो ओवम को कैच करने में हेल्प करता है जब ओवुलेशन होती है। अब मैं एक चीज यहां ऐड करता चलूं कि ये हार्मोन के एक्शन से मूव करते हैं, क्या, फाइम्ब्रे। उनमें से हर इनफंडिबुलम में एक कोई फाइम्ब्रे बहुत लंबा होता है जो नीचे ओवरीज तक एक्सटेंड करता है, उसको हम बोलते हैं फाइम्ब्रिया ओवेरिका और ओवेरियन फाइम्ब्रिया। ये तकरीबन सिर्फ एक ही होता है, ये 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर जो है वो वाइड होता है। तो ये हेल्प करता है क्या, ये अपने आप मूव नहीं करते हैं, हमेशा नहीं मूव करते हैं। ये कहता है जब ओवम रिलीज होता है ओवरी से, तो हार्मोनल चेंजेस के साथ ये भी जो है स्वीप करना शुरू कर देते हैं, और ये बड़ा स्मूथली आके हिट करते हैं ओवरीज के पास, और उस ओवरी से जैसे पेल्विक कैविटी में एग रिलीज हुआ है, उस एग को कैच करके तो ये ले जाएंगे यहां से कहां, अंदर फैलोपियन ट्यूब्स में। फैलोपियन ट्यूब का जो वाइडेस्ट पार्ट था ये, यहां जब एग पहुंचेगा यहीं पे होती है फर्टिलाइजेशन। कुछ लोग मानते हैं कि एम्पुला और इस इस्थमस के इस जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन मैक्सिमम जो है रिसर्च वर्क में ये बताया गया है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो कहां होती है, एम्पुला पार्ट जो है किसका, फैलोपियन ट्यूब्स का। क्योंकि मैंने कहा यहां पे क्या है, ओवम खुद नहीं चल सकता है, इसलिए उसको मूव कराने के लिए मसल्स और साथ में ये जो कॉलमनर सेल्स हैं इनके सीलिया जो हैं उसको
मूव करवा रहे हैं। हाँ, यहां याद रखिएगा नॉन सिलिएटेड के ऊपर माइक्रोविलाए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पार्ट दैट इज इन्फेंटिबुलम ने कैच किया, फर्टिलाइजेशन यहां हुई, और यही फर्टिलाइजेशन के बाद जो बना हुआ जाइगोट है, ये जाइगोट यहां से मूव करेगा और यूट्रस की सबसे इंटरनल लाइनिंग, जिसको एंडोमेट्रियम कहा है, मैंने व्हाइट कलर की छोड़ी हुई है बीच में, ये देखिए, ये एंडोमेट्रियम यहां आके अटैच हो जाएगा, जिसको हम इंप्लांटेशन कहते हैं। ये बड़ा लेंथी प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इसको, बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो एंडोमेट्रियम के बाहर मायोमेट्रियम और ये एपिमेट्रियम, ये पेरीमेट्रियम, सबसे बाहर पेरीमेट्रियम ब्लैक वाली, फिर मायोमेट्रियम, फिर एंडोमेट्रियम। तो अब ये थी बात की ओवरी फैलोपियन ट्यूब्स क्या हैं, वो किस तरह से बनी हैं, उनमें जो है वो क्या क्या पार्ट हैं। अब क्वेश्चन जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछे थे उनका आंसर ले लेते हैं कि फैलोपियन ट्यूब्स की जो हम बात कर रहे थे, मैंने क्वेश्चन कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस की जाती है, किस चीज को देखने के लिए। देखिएगा, सुनिएगा, बहुत सारे केसेस में फीमेल की ये जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं ये ब्लॉक्ड होती हैं। बहुत सारे केसेस में, ये नहीं कहता कि सभी में होती हैं, बहुत सारे केसेस में हो जाती हैं। कहते हैं उसके बड़े रीजंस हैं, ठीक है। इसमें हम डिसऑर्डर्स अलग से पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के, उसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, एंडोमेट्रियोसिस को लेके बहुत कुछ है, एनोवुलेशन को लेके बहुत कुछ है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये चेक करने के लिए कि ओवम जो यहां से रिसीव हो रहा है वो ओवम रिसीव्ड होके आगे क्यों नहीं आ रहा, या फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस फीमेल में क्यों नहीं हो रहा, फीमेल इनफर्टाइल क्यों है, इस चीज को देखने के लिए क्या किया जाता है। अब सुनिएगा मैं क्या कह रहा था। मैं कह रहा था कि ऐसा क्यों होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके लिए मैं एक बात कहूंगा, या एक टेस्ट होता है जिसका नाम है रूबिन्स टेस्ट। ये टेस्ट कब किया जाता है, जब फीमेल की इस फैलोपियन ट्यूब में एग्स यहां से आगे ना आ रहे हों। एग आगे क्यों नहीं आते, इसकी भी एक दो रीजन हैं। एग आगे इसलिए नहीं आते क्योंकि सेल्पिंगाइटिस, इन्फ्लेमेशन हो जाती है फैलोपियन ट्यूब्स की, जिसको हम सेल्पिंगाइटिस बोलते हैं, ठीक है। या एक और स्टेट है, इन्फ्लेमेशन होती है। इसके अलावा कई बार उसमें नोड्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा थिकनिंग हो जाती है, ये ट्यूब बहुत नैरो हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं सेल्पिंगाइटिस इस्थमिका नोडोसा, ठीक है। ये अंदर स्वेलिंग होती है, बहुत ज्यादा नैरोइंग, थिकनिंग, नोड्यूल्स टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसकी वजह से ये ब्लॉक हो जाती है। उसके लिए रूबिन्स टेस्ट किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, यूट्रस से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये यहां से मूव करती है और पेल्विक कैविटी में आती है, मूव करती है, पेल्विक कैविटी में आती है। इसको डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसके एक्सपर्ट्स के थ्रू गैस को जो है डिटेक्ट किया जाता है। अगर तो वो पास हो जाती है, इसका मतलब कोई ब्लॉकेज नहीं है। एक रीजन यहां और है जो मैं कहूंगा कि प्रेगनेंसी की जो मैं बात कर रहा था कि बेबी जो है यूट्रस के अलावा अगर कहीं मैक्सिमम केसेस में 90% तक अगर वो प्रेगनेंसी होती है, कौन सी प्रेगनेंसी होती है, उसको हम बोलते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी। और 90% ये प्रेगनेंसी जो है ये फैलोपियन ट्यूब्स में ही होती है। कहने का मतलब कि यहां पे फर्टिलाइजेशन हुई तो ये जो स्ट्रक्चर है जाइगोट यहां से आगे आया ही नहीं, क्योंकि इसके लिए प्रिपरेशन तो एंडोमेट्रियम ने करके रखी थी। उसने अपनी वाल को थिक करके रखा है, उसने हार्मोन्स के एक्शन के साथ अपने आप को प्रिपेयर किया है, वहां न्यूट्रिएंट्स रखे हैं, लेकिन वो यहां नीचे आया ही नहीं। हुआ क्या कि ये यहीं पे कहीं इंप्लांट हो गया, कहां, यूट्रस में। जब ये यूट्रस में इंप्लांट होगा, इस तरह की प्रेगनेंसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। मैक्सिमम में ये यहीं होती है, इसके अलावा ओवरीज में भी कहीं हो सकती है, ठीक है, कहीं और पेल्विक रीजन में भी कहीं हो सकती है, ठीक है। तो 90% तक इस प्रेगनेंसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। कहते हैं ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्यों है, इसका रीजन क्या है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। मैंने कहा ये पेल्विक इन्फ्लेमेशन की तरह वजह से, इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस जो है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, उनकी वजह से, या कोई फीमेल आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज से
पास होके गई हो, प्रायर उसने ऐसा कुछ करवाया हो। जैसे हम कहते हैं कि गिफ्ट जैसे प्रोसेस, अगर वो बेबी को बर्थ नहीं दे सकती तो उसने इनमें से किसी टेक्निक को जो है वो अप्लाई किया है, उसकी वजह से हो सकता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की वजह से, या क्लाइमीडिया इन्फेक्शन जो वायरल इन्फेक्शन है, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से होती है, उसकी वजह से हो सकता है, या पर्सन फीमेल कहीं टमाको स्मोकिंग वगैरह करती हो, उसकी वजह से जो है वो ये हो जाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये हम बात कर रहे थे। हाँ, एक चीज और, अब ये स्ट्रक्चर कहां से आया, ये अगर हम एम्ब्रियोलॉजिकल थोड़ा सा बात करें कि एम्ब्रियोलॉजिकली ये पार्ट कहां कब किससे बनता है, तो एम्ब्रियोलॉजिकली जब फीमेल वॉर्म में है तो मुलेरियन डक्ट से मॉडिफाई होके डक्ट बनते हैं। कौन कौन सा डक्ट बनता है, वहां मेल के केस में भी बनते हैं, उसका नाम बाद में लेता हूं। मुलेरियन डक्ट फीमेल के केस में बनाता है फैलोपियन ट्यूब्स एक, ठीक है, दूसरा यूटरस ये पार्ट 2, और तीसरा वजाइना। ये तीनों चीजें जो हैं एम्ब्रियोलॉजिकली जो मुलेरियन डक्ट बनता है उसी के थ्रू बनती हैं। इसी तरह मेल में भी एक डक्ट होता है जिस डक्ट को हम बोलते हैं वॉल्फियन डक्ट। इस डक्ट से ही मेल के केस में एपिडिडाइमस और वास डिफरेंस बनता है। तो आई होप कि आपको ये फैलोपियन ट्यूब जो है वो अच्छी तरह से समझ आई होगी। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम यूटरस डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।